नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आज बताऊंगा कि तीर्थराज प्रयागराज से लेकर रामनगरी अयोध्या तक कैसे हैं हालात और क्या आस्था की डगर पर बढ़ने वालों को क्या वाकई में व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि दिल्ली में हार के बाद आखिरकार क्या है अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब और पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठकों की इनसाइड स्टोरी क्या है। मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कैसे सबसे बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। लेकिन शुरुआत महाकुंभ से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर और उसकी पड़ताल के साथ। तो प्रयागराज महाकुंभ आधे से ज्यादा बीत चुका है और 3 अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं। 9 फरवरी तक 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब थोड़ा घटेगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन पिछले 3 दिनों से उमड़ रही भीड़ एक तरीके से उसने प्रशासन को चौंका दिया। मौनी अमावस्या के बाद अब माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान करने की होड़ मची हुई है और इसी की वजह से हालात ये हैं कि आज तीसरे दिन भी प्रयागराज शहर में आने वाले 7 रास्ते कमोबेश जाम हैं। गाड़ियां कई घंटों से फंसी हुई है या बहुत धीरे धीरे आगे सरक रही है। गाड़ियां तो छोड़िए, सड़कों पर भीड़ का ऐसा रेला है कि संगम नोज की तरफ जाने वाले रास्तों में तिल रखने की जगह नहीं दिख रही। पुलिस प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है कि असुविधा से बचने के लिए अपने घरों को लौट जाइए। श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि आप संगम स्नान करने की बजाय बेहतर होगा कि आप घर लौट जाइए। आपको प्रयागराज में महाजाम की पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि पिछले 48 घंटे में प्रयागराज में जाम के हालात कहां किस किस तरीके से रहे और अभी क्या हालात हैं। लेकिन पहले महाजाम के हालात को भांपने के लिए, समझने के लिए सुनिए कि प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित करते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर आप लोग घरों की ओर प्रस्थान करें। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर अमल करें, प्रशासन का सहयोग करें। तो इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्रयागराज में अभी किस तरह की स्थिति है। अब जरा प्रयागराज में जो महाजाम की तस्वीरें हैं, ये 4 तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता देगी कि वहां अभी किस तरह के हालात हैं। महाकुंभ इलाके की सारी पार्किंग एक तरीके से फुल है। जिन्होंने गाड़ियां लगा रखी है उनके लिए गाड़ियां निकालना मुश्किल है और जो गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, वो कई घंटों से कतार में। ये उनका हाल है जिन्होंने प्रयागराज शहर में एंट्री ले ली, लेकिन जो शहर की एंट्री पॉइंट पर हैं या उससे पहले हैं, उनके लिए समय एक तरीके से थमा हुआ है। वो कई घंटों से आगे बढ़ना उनके लिए एक चुनौती बन गया है। प्रयागराज के बेला कछार इलाके के एंट्री पॉइंट से नवभारत संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है और लोगों से जो बातचीत की है, एक बार आपको वो भी सुनवाता हूं। सामने फंसे कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। कब से आप फंसे हुए हैं सामने? 8 बजे से। अच्छा, अभी तो 1:30 बजने को आया है। 1:30 बजे तक हम जो है 5 किलोमीटर चल पाए। अच्छा, यानी कि 5-5.5 घंटे में सिर्फ मात्र कितना किलोमीटर? अच्छा, 1 किलोमीटर 1 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। 1 घंटे। नोएडा से कितने घंटे में पहुंचे यहाँ पे जाम से निकल रहे हैं? यहाँ हम सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे से हैं और अभी 1:30 बजे प्रयागराज में यहाँ तक 1:30 बजने को आए हैं, बट अभी तो पहुँच चुका है। यहाँ से तो तकरीबन 18-20 किलोमीटर की दूरी है संगम, और उसमें भी पता नहीं कितनी पहले तक हमें पार्किंग मिलेगी और
तमाम गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई हैं। जो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाकर और जहाँ से तुरंत जल्दी जाने के फिराक में है, वो लोग यहाँ पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से तमाम और भी श्रद्धालु है जो घंटों समय जो है बिताते हुए वो 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर का सफर जो है तय कर रहे हैं। तो इस जो महाजाम की वजह है वो है माघी पूर्णिमा, जो कि 12 तारीख को है, और उस पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इसमें यूपी से लेके कर्नाटक तक, तमिलनाडु तक के लोग हैं और उनकी गाड़ियां हैं। नतीजा यह है कि हर एंट्री पॉइंट पर लंबा जाम लगा हुआ है। और इस बार जो नई बात, या यूं कहें कि एक अलग चीज देखने को मिल रही है कि प्रयागराज आने वाले लोगों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट कार से आए हैं। और चूंकि सड़कें, इस देश में सड़कों का नेटवर्क बेहतर हो गया है, इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी आपको प्रयागराज और यूपी में बहुत बड़ी संख्या में आज की तारीख में दिख जाएगी। कमोवेश यूं कहें कि जो 15-20 स्टेट जो यूपी के सराउंडिंग में हैं, वहां से आपको कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आप वहां की सड़कों पे आज नहीं देख सकते। तो प्रयागराज के रास्ते पर ट्रैफिक इंच इंच करके जैसे तैसे सरक रहा है, और भीड़ भाड़ के हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन के आला अफसर खुद मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भीड़ को, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं, उनको कैसे संभाला जाए। इसीलिए 12 फरवरी तक प्रयागराज में वन वे कर दिया गया है सारी ट्रैफिक को, और कई सड़कें तो बंद कर दी गई है ताकि भीड़ का चौतरफा दबाव संगम नोज की तरफ नहीं बढ़े। मेला से सीधे स्टेशन और रोडवेज और बस स्टैंड तक जाने के सारे रास्ते खोल कर रखे गए हैं, जबकि शॉर्टकट जाने वाले सभी लिंक रोड पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, उन्हें बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर सड़क जितनी छोटी होगी, जितना शॉर्टकट होगा, भीड़ का दबाव उतना ज्यादा होगा। इसीलिए भीड़ को लोगों को थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़े। 1 किलोमीटर का सफर 2 किलोमीटर में पूरी करनी पड़े तो कोई बात नहीं, कम से कम भीड़ का दबाव तो कम रहेगा, किसी तरह के भगदड़ या किसी तरह की अनहोनी की आशंका तो कम रहेगी। एक अनुमान है कि 5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी गाड़ियों में फंसे हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो शहर में आ गए वो तो आ गए, जो अभी बाहर हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में हैं, ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। प्रयागराज आने वाली भीड़ से ही सिर्फ महाजाम के हालात नहीं बने हैं, प्रयागराज से जा रहे लोगों की वजह से भी नेशनल हाईवे जाम हुआ पड़ा है। और आपको मैं 3 तस्वीरें अभी दिखा रहा हूं। इसमें काशी वाराणसी विंध्याचल वाली जो सड़क है, उस पर किस तरह का असर देखा जा रहा है वो भी जरा देखिए। जिसने महाकुंभ में स्नान कर लिया, उनके लिए अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना भी एक तरीके से उनकी प्राथमिकता बनी हुई। और इसी चक्कर में इन दोनों सड़कों पे भी, इन दोनों शहरों को जाने वाली सड़कों पे भी बहुत बड़ा जाम दिख रहा है। और इन शहरों में जो चुनौती है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज, काशी और वाराणसी की दिखा रहे हैं, आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। और उसमें वहां किस तरीके से वहां लोगों का सैलाब दिखाई पड़ रहा है सड़कों पे, और खास करके मंदिर और उसके आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं कि वहां लोगों को मैनेज करना, वहां उस भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके। तो प्रयागराज शहर इस वक्त भयंकर ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। यूपी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार जाम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन लाखों की संख्या में आती लोगों की भीड़ और हजारों गाड़ियों का जो रेला है, वो उनके लिए शहर में घुसना और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। खासतौर से संगम नोज इलाके में भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। माघी पूर्णिमा स्नान के लिए सड़क ही नहीं, रेल के रास्ते से भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में संगम इलाके में भीड़ का दबाव रोकने के लिए प्रयागराज का जो संगम रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज संगम, ये जो रेलवे स्टेशन है, उसको कल ही एहतियातन बंद कर दिया गया था और इसे अगले 14 तारीख तक इसे बंद रखा जाएगा। बाकी जो स्टेशन है वो चल रहे हैं, लेकिन वहां से भी जो भीड़ आ रही है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर पुलिस लगातार कोशिश में जुटी हुई। तो
हमने आपको दिखाया कि कैसे कुछ कई घंटों में कुछ किलोमीटर चल पा रही है गाड़ियां, और किस तरीके से तमाम इंतजाम करने के बावजूद सारे इंतजाम छोटे साबित हो रहे हैं, बौने साबित हो रहे हैं। जो लोगों की आस्था है, लोगों का हुजूम जो उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का, उसके सामने सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। तो प्रयागराज में जिन रास्तों से पिछले 3 दिनों से महाजाम के हालात हैं, जहां पर कि ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहा है, वहां अभी क्या हालत है, जरा एक बार इसके बारे में भी मैं बता दूं कि जो रीवा रोड है, वहां नैनी इलाके में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जो मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाली गाड़ियां हैं, उसमें रीवा रोड पर बहुत बड़ा जाम है नैनी के आसपास। वाराणसी रोड, उसमें अंदावा से हंडिया तक एक लंबा जाम लगा हुआ है। और जो तीसरी सड़क है प्रतापगढ़ रोड, उसमें सोरांव इलाके में जाम लगा हुआ है। लखनऊ रोड जो है, उसमें नवाबगंज और कौसाम्बी जाने वाले रास्ते में भी अभी जाम लगा हुआ है। तो शहर के अंदर, हमने आपको शहर के बाहर की हालत बताई, और शहर के अंदर हालत यह है कि जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, कई जगहों पे जो लोगों को अपनी गाड़ियां बाहर ही खड़ी करके उनको पैदल जाना पड़ रहा है शहर के अंदर। और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये कल रात की तस्वीरें हैं। और ऐसी कई गाड़ियां प्रयागराज के एंट्री पॉइंट के बाहर खड़ी दिखाई दे रही। और पिछले 2 दिन के महाजाम में फंसे लोगों की ये गाड़ियां, ये जो आपको जो कतार दिख रही है, ये उन्हीं लोगों की है। और इस जाम के दौरान नवभारत के संवाददाता ने कुछ गाड़ियों से के लोगों में जो बैठे हुए लोग थे, उनसे बातचीत की। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, वो लखनऊ प्रयागराज एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली बेला कछार रोड है। और वहां पर हमारे संवाददाता ने क्या देखा, जरा एक बार वो भी देखिए। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में भीषण जाम के चलते कुछ लोगों ने अपनी लग्जरी और कीमती गाड़ियों को पार्किंग में नहीं, बल्कि पार्किंग से कई किलोमीटर दूर हाईवे किनारे छोड़कर चले गए हैं, या यूं कहें कि इन्होंने अपनी गाड़ियों को जैसे तैसे पार्क करके चले गए हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है दिल्ली की है। जो धूल की जो परत है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमी हुई है। यानी कि कहा जा सकता है कि कई दिनों से ये गाड़ी जो है इसी तरीके से सड़क के किनारे खड़ी करके या भूल कर ये लोग चले गए हैं। क्योंकि पार्किंग में एक बार खड़ी होती तो सुरक्षित और गाड़ी रहती, लेकिन इन्होंने अपनी कीमती गाड़ियों को इसी तरीके से छोड़कर सड़क किनारे चले गए हैं। नंबर आप देख सकते हैं, इस पर नंबर लिखा हुआ है HR38AE0146। तो जाम इतना बड़ा है और लोग इतनी देर तक इस तरह के ट्रैफिक जाम में फंसे रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ियों को जहां तहां जैसे तैसे जिस भी हालत में थे वो छोड़कर या तो उन्हें जाना पड़ा, या वो जो जहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके बनाए गए हैं जहां पर कि इन गाड़ियों को खड़ा करने का इंतजाम किया गया है, वो वहां लगाकर चले गए। और ऐसे गाड़ियों की एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, जो कई दिनों से या तो लावारिस की तरह वहां कहीं खड़ी है, या जो होल्डिंग जोन है वहां पे खड़ी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि कई दूसरे लोग अपने दूसरे संसाधन से, यानी कि या दूसरे तरीके से लेकर तो गाड़ी आए थे, गाड़ी अपनी कार से आए थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इस कार के जरिए या इस गाड़ी से बाहर वापस लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आने में उन्हें इतना लंबा जाम झेलना पड़ा, निकलने के लिए फिर से उतने ही लंबे जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। इस डर से उन्होंने अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ दी। और प्रयागराज क्षेत्र में जो होल्डिंग जोन है और या तो सड़क किनारे ऐसी बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं, क्योंकि उन्होंने गाड़ियां अभी फिलहाल वहीं छोड़ दी और दूसरे साधन से, ट्रेन से या बस से या जैसे भी जिनको जो मौका मिला वहां से निकल गए हैं। और उन्होंने ऐसा तय कर लिया है कि जब अब यहां भीड़ कम होगी तब वो आकर गाड़ियां ले जाएंगे। तो इसकी वजह से भी जाम के हालात और बदतर हो गए। प्रयागराज में महाजाम का इंपैक्ट वहां से 300 किलोमीटर दूर
मध्य प्रदेश की कटनी तक दिख रहा है। आप सोचिए कि गाड़ियों का रेला किस तरीके से हाईवे पे चल रहा है, कि कटनी में हाईवे पर पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर मौजूद थे, उसके बावजूद जाम इतना बड़ा था, इतना लंबा था कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, कई किलोमीटर का एक सिलसिला बन गया ऐसे गाड़ियों का। वहां जो पुलिस अफसर मौजूद थे, उसको लोगों को कहना पड़ रहा है कि अगर आप मुसीबत में नहीं फंसना चाहते हैं या परेशानी नहीं उठाना चाहते हैं तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप यहीं से वापस लौट जाए, क्योंकि हाईवे पे कब कहां कितना लंबा जाम लग जाएगा यह कहना मुश्किल है। तो ये तो प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बात है। महाजाम के हालात प्रयागराज से 125 किलोमीटर दूर वाराणसी में भी है और अयोध्या में भी। पूरा शहर ठसाठस भरा हुआ। महाकुंभ स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की चाह में दक्षिण भारत तक से लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। वो प्रयागराज की वजह से बहुत भीड़ है इधर। प्रयागराज का कुंभ मेले की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। अच्छा, प्रयागराज गए थे आप? हाँ गए थे जाके। वहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? हम ट्रेन से आए, 3 घंटा लगा। 3 घंटा लगा? हाँ, पर ट्रैफिक वगैरह जाम है, रोड वगैरह सब जाम है आने के लिए। मत आइएगा, बिल्कुल रोड से मत आइएगा, ट्रेन से आइएगा। आना है तो ट्रेन से आइएगा। जाम इतना बहुत ज्यादा जाम है, 14-14 घंटे जाम में फंसे लोग। तो ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई और ये रिपोर्ट इसलिए हम आपके लिए इसको जानना और इसको देखना जरूरी था, क्योंकि अगर आप भी या आपके परिवार के कोई लोग अगर ये प्लान कर रहे हैं महाकुंभ जाने के लिए, तो पहले इन सब चीजों के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद सोच समझकर फैसला करिए कि आपको कब और कैसे कुंभ पहुंचना है। तो देश का मूड मीटर की जो अगली स्टोरी है उसका रुख करते हैं और आपको ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब क्या है। तो क्या दिल्ली के हाथ से निकलने के बाद अब मिशन पंजाब चलाएंगे केजरीवाल? क्या अब दिल्ली के बजाय पंजाब बनेगा आम आदमी पार्टी का नया गढ़? और क्या भगवंत मान की सीएम वाली कुर्सी जाने वाली? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के बाद ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और क्यों उठ रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग दिल्ली में कल सुबह 11 बजे पंजाब भवन में होगी। मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी और पंजाब के विधायकों को कहा गया है कि इस मीटिंग को जरूर अटेंड करना है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुला ली और वो भी दिल्ली में बुला ली। अब इस मीटिंग की टाइमिंग के 2 कनेक्शन, एक तो एक ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के तुरंत बाद हो रही है और दूसरी ये कि पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने दावा किया है कि पंजाब में आपके 30 विधायक, गौर करिएगा, आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में। और संपर्क में होने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मीटिंग का दिल्ली चुनाव के नतीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस का दावा कुछ अलग ही है। और कांग्रेस जो कह रही है वो बल्कि खुलकर कह रही है। और क्या कहा है कांग्रेस ने कि कांग्रेस ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई और दिल्ली हार के बाद पंजाब सरकार के विधायक टूटने को तैयार बैठे हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है। और आपके विधायकों को इसीलिए दिल्ली तलब किया गया है। कांग्रेस ने तो यह भी दावा किया है कि पंजाब में अब मान की सरकार गिरने वाली। कांग्रेस के इन दावों का कल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों की जो मीटिंग है उससे क्या कनेक्शन है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप कांग्रेस नेताओं के दावे सुन लीजिए और फिर आगे की कहानी बताते हैं। ये डरे हुए हैं कि हमारे आदमी भाग जाएंगे। जो पार्टी हर बार यही कहती है कि हमारे आदमियों को 20 करोड़, 50 करोड़, 15 करोड़ में खरीद रहे हैं, एफआईआर कराने की बजाय एफआईआर नहीं कराते तो ये बोलते हैं। तो जो वहां से भागकर आ रहे हैं, आज चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग भी कर सकते थे।
तो ये देखिए अलग अलग जो पार्टियां उनको इनके एमएलए कांटेक्ट कर रहे हैं। देखिए वहाँ कुछ डिस्कम्फर्ट जरूर है, जो वहाँ के विधायकगण हैं, वहाँ के मंत्री हैं और यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं असहज नजर आते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ से कमांड किया जाता था, आज जब वो कमांड लूज होगी तो उसका असर सीधा सीधा पंजाब की राजनीति पे पड़ने वाला है। तो पंजाब कांग्रेस के नेता जिस तरह एकदम ठोक कर दावा कर रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस से मान कर बैठी है कि पंजाब में मान सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जानकार बता रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर मौका मिला तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आम आदमी पार्टी भी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है। इसीलिए केजरीवाल ने दिल्ली में कल जो मीटिंग बुलाई है वो एक तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों का टेस्ट है। खबर तो यह भी है कि केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि पंजाब में आपके हर विधायक को हर हाल में मीटिंग अटेंड करना है। सभी 92 विधायकों के पास चाहे जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उन्हें सारे काम छोड़कर 11 फरवरी को दिल्ली पहुंचना है। मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम मान आज चंडीगढ़ में उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसको भी रद्द कर दिया। और जानकारों के मुताबिक मीटिंग में पहुंचने वालों की संख्या के आधार पर यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस के दावे में कितना दम है और क्या वाकई पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब के किसी विधायक या मंत्री तक को यह नहीं बताया गया है कि उन्हें दिल्ली क्यों बुलाया गया है। एक बार सुनिए जरा। जितने साडे मंत्री साहब थे, मुख्यमंत्री जी, एमएलए साहब, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। अब कांग्रेस जो दावा कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ पंजाब की गद्दी बची। इसलिए आम आदमी पार्टी के सामने अगली चुनौती पंजाब में अपनी सरकार को मजबूती से बचाए रखने की है, बनाए रखने की है। वैसे पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस तेवर दिखा रही है और आप विधायकों को तोड़ने की फिराक में दिख रही है, केजरीवाल का चिंतित होना बनता है। इसीलिए केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को चाय पर बुलाया है। लेकिन आखिर इस मीटिंग का मकसद क्या है, हमने इसे डिकोड करने की कोशिश की। तो दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने जोर शोर से कहा था कि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हर महिला को 1000 रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया तो दिल्ली में 2100 रुपए कैसे देगी। इसी तरह कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहा कि उसने पंजाब में दलित डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन पंजाब में दलित डिप्टी सीएम नहीं बना। तो पंजाब में 32% से ज्यादा दलित हैं और कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम यही सोचकर बनाया था। और इसके बाद केजरीवाल ने 2016 में वादा किया था कि पंजाब में अगर उनकी सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा, लेकिन सरकार बनने के बाद दलित सीएम का वादा पूरा नहीं किया। जानकारों के मुताबिक दिल्ली चुनाव में यह बात आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा गई और राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में आम आदमी पार्टी को इसी आधार पर धोखेबाज बताया था। और अब खबर यह है कि कल की बैठक में केजरीवाल पंजाब में दलित डिप्टी सीएम का फेस फाइनल कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ और ही दावा कर रही है। एक बार सुनिए जरा बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है, उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं। तो देश का मूड मीटर की आखिरी स्टोरी में अब बात सोशल मीडिया पर गालीबाजों की करतूतों की और उनके बवाल। तो रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्व मखीजा
ये वो नाम है कि हो सकता है कि जो लोग सोशल मीडिया पर उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो वो उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आज इन तीनों के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है और इन तीनों का नाम कईयों की जुबान पर है। और उसका नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि इन्होंने कोई बड़ा कारनामा कर दिया है, बल्कि इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर गंदगी की सारी हदें पार कर दी। और अगर देखा जाए तो इनका शायद मकसद भी यही था कि सोशल मीडिया पर इतना अश्लील, इतना फूहड़ और इतना गंदा कंटेंट तैयार करो कि बस विवाद हो जाए और जैसे भी हो वो चर्चा में आ जाए, क्योंकि चर्चा होगी तो नेम फेम तो मिलेगा ही। और इस चर्चा और नेम फेम का जो असली मकसद है वो है ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाना, और ज्यादा से ज्यादा व्यूज का मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन बताने वाले समय रैना का सोशल मीडिया पर एक शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, और इस शो में भाग लेने वालों से समय रैना अक्सर भद्दे और गंदे सवाल पूछते, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। शो में इस बार नए एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा और अपने आप को पॉडकास्ट का पुरोधा बताने वाले रणवीर अलाहाबादिया भी शामिल थे। और शो में रणवीर अलाहाबादिया ने कंटेस्टेंट के माता पिता को लेकर कुछ ऐसा सवाल कर दिया कि बवाल खड़ा हो गया। ऐसा सवाल जो कंटेस्टेंट की माता पिता की पर्सनल लाइफ को लेकर था, ऐसा सवाल जो हम आपको टीवी पर दिखा और सुना भी नहीं सकते। और इस सवाल के क्लिप के वायरल होने भर की देर थी और बवाल तो मचना ही था। पहले तो सोशल मीडिया पर ही लोगों ने भर भर कर आलोचना की, फिर पुलिस से भी शिकायत की गई, गिरफ्तारी की मांग होने लगी, तब सामने आकर रणवीर माफी मांगते दिखे। लेकिन असल सवाल तो यही है कि आखिरकार सोशल मीडिया पर इतना अश्लील और इतना गंदा कंटेंट तैयार ही क्यों किया जा रहा है। तो इसकी जो बड़ी वजह है वो है कि नेम फेम और मनी, जो पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि जो एक कंपटीशन की कौन कितना ज्यादा कूल है, और तीसरा कि टारगेट ऑडियंस को कौन कितना ज्यादा लुभा सकता है और कैसे कंटेंट, ऐसे वायरल कंटेंट बनाए जाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने चैनल पर लाया जाए। और चौथा कि जो रेगुलेशन और जिम्मेदारी की कमी है वो भी एक बड़ा मसला है। और एक पांचवा वो है फॉरेन कल्चर का इंपैक्ट। और इन पांचों बातें मिलकर एक तरीके से एक डेडली कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज की तारीख में सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट की बाढ़ आ गई है। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज और वायरल कंटेंट बनाने की होड़ में लोग इस तरह के कंटेंट तैयार कर रहे हैं जो कि इस देश की सभ्यता संस्कृति को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, बल्कि इस देश के यूथ को भी करप्ट कर रही है। और इस पर किसी न किसी तरह के रेगुलेशन या किसी तरह के गाइडलाइंस की जरूरत है। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार दिनेश गौतम लेकर आएंगे बिग एंड